यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया, ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ा? वी स्टार्टेड विद द ट्रांसफर प्राइसिंग का चार्जिंग सेक्शन, जैसा मैंने आपको बताया 92 क्या बोलता है? अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज, उसको आर्म लेंथ प्राइस पे लाके आना पड़ेगा। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर associate enterprise and at least one should be non-resident. Transaction between two or more associate enterprise and at least one should be non-resident. At least one should be non-resident. At least एक क्या होना चाहिए? non-resident होना चाहिए। तो उस ट्रांजेक्शन को अपन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बोलेंगे। एज वेल एज एक बात समझना, अगर आप किसी आउटसाइडर के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो बट वो आउटसाइडर का और आपके एसोसिएट एंटरप्राइज का अगर प्रायर अग्रीमेंट है और वो आपका एसोसिएट एंटरप्राइज अगर टर्म्स एंड कंडीशन को इन्फ्लुएंस करता है तो उस केस में वो भी आपका डीम टू बी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। एसोसिएट एंटरप्राइज की डेफिनेशन में क्या क्या आता था पता है? वो बहुत सारी रिलेशनशिप अपन ने पढ़ी थी। कौन कौन सी रिलेशनशिप? एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज का 26% और मोर का इक्विटी शेयर होल्डिंग रखती है, एक दो का एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और वन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज दो का एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज दूसरे को लोन देती है, वो उसके टोटल असेट का 51% और मोर है, वो था एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज के बोरोइंग का गारंटी देती है जो 10% और मोर है, तो वो था एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज का रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट का 90% और मोर इज सप्लाइड बाय द अदर एंटरप्राइज, वो था एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज का बिजनेस है वो टोटली डिपेंड्स करता है नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी ऑफ अदर एंटरप्राइज, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज जो है वो एंटरप्राइज गुड्स को मैन्युफैक्चर वगैरह करती है और आगे वाले को सेल करती है और आगे वाला प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। अगर एक एंटरप्राइज को इंडिविजुअल कंट्रोल करता है, अदर को वो इंडिविजुअल है उसके रिलेटिव कंट्रोल करते हैं, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज को एचयूएफ कंट्रोल करता है, दूसरे को एचयूएफ के मेंबर या उसके रिलेटिव कंट्रोल करते हैं, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज। एंड इन केस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म एओपी बीओआई, अगर 10% और मोर का पीएसआर है, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज और एनी अदर रिलेशनशिप में बी प्रिस्क्राइब बाय द सीबीडीटी। अब एक बात समझना, उसके बाद वी स्टार्टेड विद द कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस सेक्शन 92C और कंप्यूटेशन में अपन ने अभी तक एक मेथड सीखा, दैट इज कप मेथड। कप का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड। कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड में आपको करना क्या है कि आप एक काम करो, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस ले लो। क्या ले लो? कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस। जब कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन है अपने पास, कंपेरेबल होना चाहिए और अनकंट्रोल होना चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में जो सेम लिमिटेड वाला था वो कंपेरेबल था और अनकंट्रोल भी था, और जहां जहां इनके डिफरेंस थे, फंक्शनल डिफरेंसेस, उसके अपन ने एडजस्टमेंट करके और एग्जैक्टली कंपेरेबल लेके आए और अपन ने आर्म लेंथ प्राइस निकाल दी। अपन ने चालू किससे किया था? प्राइस चार्ज और पेड इन द कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन, और उसमें जो दोनों के बीच में फंक्शनल डिफरेंसेस है उसके एडजस्टमेंट कर लो, आपको आर्म लेंथ प्राइस है वो आपको मिल जाएगा। ये मेथड तब लगती है जब आपके पास कंपेरेबल अनकंट्रोल ट्रांजैक्शन है। अब एक बात समझना आप लोग, यहां पे एक एग्जांपल, इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं, इधर देखो बेटा। अगर मान लो ये जो आर्म लेंथ प्राइस आई तुम्हारे केस में, ये 4760 आई, जिसको मैंने गोला किया है, मार्क किया है, हाईलाइट किया है, ये 4760 आई थी आर्म लेंथ प्राइस। एक बात बताओ, यहां पे ये आर्म लेंथ प्राइस अगर 4760 की जगह सिर्फ 2760 आई होती, देखो अगर ये आर्म लेंथ प्राइस 4760 की जगह अगर 2760 आई होती तो क्या ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है या नहीं लगता? आंसर इज नहीं लगता। क्योंकि एक बात बताओ, आपने ट्रांजैक्शन किससे किया था? 3000 पे किया था। आपने जो ट्रांजैक्शन किया था वो ट्रांजैक्शन 3000 पे किया था, और बेटा आर्म लेंथ प्राइस की वजह से तो इंडिया में प्रॉफिट फिर कम हो जाएगा क्योंकि आपका सेल का ट्रांजैक्शन था। आपका जो ट्रांजैक्शन था वो आपका सेल का ट्रांजैक्शन था, और अगर आप आर्म लेंथ प्राइस लोगे 2760 तो उसकी वजह से तो आपका इंडिया में प्रॉफिट और भी कम हो जाएगा। इंडिया में प्रॉफिट है वो इंडिया में प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो इस केस में क्या ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा ही नहीं। यहां पे वही तो वहां पढ़ा था 92 में, मैंने बोला था मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। मतलब आर्म लेंथ प्राइस की वजह से अगर इंडिया में प्रॉफिट कम हो जाता है या लॉसेस बढ़ जाते हैं तो उस केस में ट्रांसफर प्राइसिंग लगता ही नहीं है। ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वो एक बार वापस मैं आपको वहां पे लेके जाता हूं जहां पे 92 में दे रखा था, और मैंने बोला था कि मैं इसको समझाऊंगा बाद में। देखो जहां 92 चालू होता था ये ट्रांसफर प्राइसिंग टॉपिक, वहीं पे देखो क्या दे रखा था, ये वाला पॉइंट पेज नंबर 16 पे, और पेज नंबर 16 पे देखो क्या दे रखा है, और पेज नंबर 16 पे आपको दे रखा है द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शेल नॉट अप्लाई। मतलब सेक्शन 92 लगेगा ही नहीं, आर्म लेंथ प्राइस आपको लेना ही नहीं है, ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा ही नहीं। कब? where computation of income or determination of allowance of any expenses, interest or determination of any cost or expenses, allocation, apportion
हैज द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द इनकम चार्जेबल टू टैक्स। अगर इनकम कम हो जाती है या इंक्रीजिंग द लॉसेस, अगर लॉसेस बढ़ जाते हैं, इनकम कम हो जाती है, लॉसेस बढ़ जाते हैं, तो फिर बेटा ट्रांसफर प्राइसिंग है वो आपके केस में लगेगा ही नहीं, फिर यहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं लगेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? अरे बोलो ना, यू अंडरस्टैंड और नॉट? तुमको समझा कि नहीं समझा? समझा। चलो नाउ नेक्स्ट पार्ट। और पहली मेथड अभी तक अपनी कंप्लीट हुई एंड दैट फर्स्ट मेथड वी कंप्लीटेड, दैट इज द कप मेथड। नाउ सेकंड मेथड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रीसेल प्राइस मेथड। जो सेकंड मेथड हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज योर रीसेल प्राइस मेथड, और हम लोग सीख रहे हैं अभी रीसेल प्राइस मेथड। ये मेथड कब लगती है, क्या लगती है, मैं आपको सब चीजें समझा दूंगा। आप पूरा ध्यान इधर देना, आपको फटाफट चीजें समझ में आ जाएगी। इधर देखो बेटा, रीसेल प्राइस मेथड, जैसे प्राइस नाम से ही लग रहा है यहां पे कुछ रीसेल वाली चीज हो रही है। रीसेल प्राइस मेथड, आरपीएम जिसको अपन बोलेंगे शॉर्ट में, दैट इज द आरपीएम। सो आरपीएम मींस रीसेल प्राइस मेथड। पहली मेथड को अपन बोलते थे कप मेथड, इसको बोलेंगे रीसेल प्राइस मेथड, आरपीएम। अब एक बात समझना, ये मेथड क्या है, कैसे बोलती है, क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से चीजों को समझेंगे। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, आप लोग बोर्ड पे ध्यान देना। मैं एक एग्जांपल लूंगा और उस एग्जांपल से आपको चीजों को समझा दूंगा, तो आपको याद रहेगी चीजें। देखो बेटा, एक एग्जांपल लेता हूं, समझने की कोशिश करना। हुआ क्या कि एक फॉरेन का कंपनी है, ये रहा तुम्हारा फॉरेन, मान लो ये तुम्हारा है फॉरेन, ठीक है, ये फॉरेन, और ये मान लो इंडिया है। अब एक बात समझना, एक फॉरेन का कंपनी है जिसका नाम है मान लो UUL, जो कि यूएसए का कंपनी है, और एक इंडिया का कंपनी है जिसका नाम है HUL, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। एक यूएसए का कंपनी है UUL और एक इंडिया का कंपनी है HUL। अब एक बात समझना, होता क्या है पता है कि ये दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है, होल्डिंग सब्सिडरी है, तो दोनों आपस में एसोसिएट एंटरप्राइज है। अब होता क्या है, जो इंडिया का HUL है ना, वो क्या करता है, UUL से कुछ चीजें हैं वो परचेज करता है, कुछ गुड्स परचेज करता है, जैसे फेयर एंड लवली मान लो परचेज करता है। और इस साल कोई गुड्स परचेज किया सपोज 50,000 रुपीज में, 50,000 रुपीज में परचेज किया। अब एग्जामिनर कभी ट्रांजैक्शन डॉलर में दे दे तो डरने का नहीं है, बल्कि अल्टीमेटली आपको कन्वर्जन रेट देगा लास्ट में, तो यू हैव टू कन्वर्ट दैट, ठीक है। तो परचेज किया वो 50,000 रुपीज में, आपने कोई गुड्स परचेज किया, इंडिया की कंपनी ने, बोथ आर एसोसिएट एंटरप्राइज, ठीक है। जो इंडिया का कंपनी HUL और बाहर का कंपनी UUL, ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है, और यहां पे परचेज किया कुछ गुड्स है वो 50,000 में किया। लेकिन बेटा जो HUL है ना इंडिया का, इसने क्या किया, यहां पे कुछ परचेज रिलेटेड खर्चेज भी किए हैं। जो भी तुम्हारे परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस भी हुए, कितने पता है, 7,000। यहां परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो आपके 7,000 हुए, किसके हुए, HUL के। अब एक बात समझना, HUL ने क्या किया, यही वाला गुड्स है ये रीसेल कर दिया, क्या कर दिया, रीसेल। और ये जो गुड्स रीसेल किया, ये किसको किया पता है, रामू लिमिटेड को। एक कंपनी है रामू लिमिटेड जो कि आउटसाइडर है, एक कंपनी है रामू लिमिटेड जो आउटसाइडर है, उसको ये गुड्स है ये सेल कर दिया, रीसेल कर दिया। और बेटा मैं बताऊं, यहां पे रीसेल प्राइस क्या रखा पता है इन्होंने, रीसेल कर दिया और सेलिंग प्राइस है वो उसका 62,000 है। सपोज देखो ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो क्या रहा है, आप अपने एसोसिएट एंटरप्राइज से कुछ खरीद रहे हो, आप अपने एसोसिएट एंटरप्राइज से कुछ खरीद रहे हो और आप आउटसाइडर को रीसेल कर रहे हो। यहां पे रीसेल प्राइस मेथड लगेगा। मतलब तुम्हारी एसोसिएट एंटरप्राइज नॉर्मली इंडिया से बाहर है और उससे कोई गुड्स वगैरह है वो आप खरीद रहे हो और आप वापस आगे जाके रीसेल कर रहे हो, तो वहां पे जो मेथड लगता है दैट इज कॉल्ड रीसेल प्राइस मेथड। इन केसेस में, ऐसे ट्रांजैक्शन में रीसेल प्राइस मेथड लगता है। अब आपका क्वेश्चन यहां पे ये आएगा कि सर रीसेल प्राइस मेथड लगता है, बट एक बात बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, यहां पे झोल कौन से वाले प्राइस में रहेगा, 50,000 में या 62,000 में? आपका जो झोल है मतलब फ्रॉड है, वो फ्रॉड कौन से ट्रांजैक्शन में रहेगा, 50,000 में रहेगा या 62,000 में रहेगा, 50,000 में रहेगा या 62,000 में रहेगा? आंसर इज 50,000 में रहेगा।
क्यों 50,000 में? क्योंकि आप जब एसोसिएट एंटरप्राइज से इंडिया में परचेस करोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा पे परचेस करना चाहोगे और ज्यादा पे परचेस करोगे, जिससे क्या होगा, इंडिया में कॉस्ट ज्यादा आएगा करके, ऐसा लोग करते हैं करके, ठीक है। तो एक बात समझना, एक ट्रांजैक्शन आपको दे रखा है, अपने को क्या दे रखा है ट्रांजैक्शन, HUL इंडिया का कंपनी, UUL फॉरेन का कंपनी, UUL से हम कुछ परचेस करते हैं 50,000 रुपीज में, परचेज रिलेटेड एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंकर्ड 7,000 रुपीज एंड वी ट्रांसफर सच गुड्स टू द आउटसाइडर दैट इज रामू लिमिटेड, एंड रामू लिमिटेड को हमने ट्रांसफर कर दिया कितने में, 62,000 में। अब एक बात समझना, आपको यहां पे लॉ मेकर्स ने दे रखा है कि आपका नॉर्मल जीपी मार्जिन है, जो आपका नॉर्मल जीपी मार्जिन है, your gross profit margin is 20%. Means if you do the similar transaction, then your gross profit margin means HUL gross profit margin is 20%. मतलब अगर HUL जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, अगर ये सिमिलर ट्रांजैक्शन करती और अगर आउटसाइडर से परचेस करके और आउटसाइडर को बेचती तो दे नॉर्मली अर्न 20% जीपी मार्जिन। ये आपको दे रखा है, आपको दे रखा है कि जीपी मार्जिन है वो 20% होता है HUL का इन केस ऑफ द अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन कंट्रोल्ड वाला है क्योंकि आपने एसोसिएट से परचेस किया है, बट अगर आप अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन करते तो आपका जीपी मार्जिन है वो 20% रहता है, ऐसा आपको दे रखा है इन्होंने। अब एक बात समझना आप लोग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर जीपी मार्जिन है वो 20% रहेगा। अब एक चीज समझना आप लोग, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। सर जीपी मार्जिन 20% जैसा आपने बताया, लेकिन सर मान लो HUL तो ऐसे ट्रांजैक्शन करती ही नहीं है आउटसाइडर से खरीद के, HUL तो सिर्फ एसोसिएट से खरीदती है और आउटसाइडर को बेचती है, मतलब ऐसे कोई अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन करती ही नहीं है HUL। तो सर HUL जब ऐसे अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन करती नहीं है तो वहां पे फिर आप जीपी मार्जिन किसका लोगे? तो मैं बताऊं, वहां पे फिर आपको जीपी मार्जिन जो लेना पड़ेगा वो जीपी मार्जिन आपको मार्केट का लेना पड़ेगा, कि जो आप जिस इंडस्ट्री में हो आपके सिमिलर प्लेयर कितना जीपी मार्जिन बता रहे हैं तो वो जीपी मार्जिन को पिक कर लो, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल जीपी मार्जिन। देखो इंटरनल अगर आपके पास है, हमेशा होता है, एक होता है इंटरनल डेटा, एक होता है एक्सटर्नल डेटा। एक जैसे कप अपन ने देखा, अपन ने कप मेथड फॉलो किया। एक बात बताओ, कप मेथड में मैंने जो आर्म लेंथ प्राइस लिया था वो कौन सा लिया था? सैम लिमिटेड को बेचा था, वो वाला चालू किया था। इसको बोला जाता है इंटरनल कप। क्या बोला जाता है? इंटरनल कप, क्योंकि आप इंटरनल कप ले रहे हो। आप इंटरनल कप ले रहे हो मतलब आप ही जिसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो आउटसाइडर के साथ, वो वाला डेटा आप ले रहे हो। एक होता है एक्सटर्नल कप। एक्सटर्नल कप किसको बोलते हैं पता है? कि अगर बीबी लिमिटेड मान लो सैम लिमिटेड के साथ ट्रांजैक्शन करती नहीं, बीबी लिमिटेड तो सिर्फ एंड सिर्फ ईशा लिमिटेड के साथ ही ट्रांजैक्शन करती है और कुछ ट्रांजैक्शन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल कप अगर अवेलेबल है तो एक्सटर्नल कप लेंगे। एक्सटर्नल कप मतलब कि जो आउटसाइडर लोग हैं वो आउटसाइडर जब ट्रांजैक्शन करते हैं दूसरों के साथ, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कप। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल कि मैं बीबी लिमिटेड, ठीक है, मैंने ईशा लिमिटेड को मोबाइल बेचे 10,000 यूनिट। अब एक बात समझना, मेरे पास इंटरनल कप अवेलेबल नहीं है बट एक एक्सटर्नल कप है कि एक पी लिमिटेड कंपनी है जो सेम इंडस्ट्री में है और वो क्या करती है, वो पी लिमिटेड है, वो मान लो क्यू लिमिटेड को ऐसा ही गुड्स बेचती है तो वो कितना चार्ज कर रही है करके, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कप। क्योंकि जब एक्सटर्नल कप का मतलब क्या होता है, जब अपन जो एसएससी और एसोसिएट एंटरप्राइज दोनों को छोड़ के अगर कहीं और से आप डेटा लेते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कप। तो वैसे ही सर इस एग्जांपल में आपने जो जीपी मार्जिन बोला कि नॉर्मल जीपी मार्जिन है वो 20% है, लेकिन सर मान लो HUL है वो ऐसे ट्रांजैक्शन करती ही नहीं है, HUL ऐसे ट्रांजैक्शन करती नहीं है, HUL तो सिर्फ UUL से परचेस करती है और आउटसाइडर को बेचती है, मतलब ये आउटसाइडर से परचेस करके और आउटसाइडर को सेल करती ही नहीं है, ऐसे ट्रांजैक्शन है ही नहीं है। तो सर आप जीपी मार्जिन कहां से लोगे? आप मार्केट से जीपी मार्जिन उठाओगे। मार्केट से जीपी मार्जिन उठाओगे मतलब आपके जैसे जो प्लेयर मार्केट में है वो कितना प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं वो जीपी मार्जिन लेके, और आप यहां पे आर्म लेंथ प्राइस है वो कैलकुलेट करोगे। तो देखो बेटा, यहां पे हम आर्म लेंथ प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंप्यूट आर्म लेंथ प्राइस। आपको आर्म लेंथ प्राइस है वो आर्म लेंथ प्राइस यहां पे कंप्यूट करना है। कंप्यूट आर्म लेंथ प्राइस, आर्म लेंथ प्राइस आपको कंप्यूट करना है कौन सी मेथड से? रीसेल प्राइस मेथड। देखो बेटा, जैसे नाम से पता चलता है रीसेल प्राइस, तो यू विल ऑलवेज स्टार्ट विद द रीसेल प्राइस। आप रीसेल प्राइस से चालू कर दो। आपका रीसेल प्राइस कितना है? 62,000। So your computation will start from the resale price and your resale price is 62,000. अब एक बात समझना, इस रीसेल प्राइस में से
आप क्या क्या लेस करोगे? सबसे पहले आप लेस कर दो इसमें से तुम्हारा नॉर्मल जीपी मार्जिन। तो जो भी तुम्हारा नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, यहां पे 20% दे रखा है। जब कुछ नहीं दे रखा है तो ऑलवेज अज्यूम ऑन द सेल्स। तो सेल्स पे अगर आप निकालोगे तो आपका 12,400 आ जाएगा। एक बात बताओ, मैं नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर लेस कर देता हूं तो मैं बोलूं इतनी है ये टोटल कॉस्ट होनी चाहिए। भाई टोटल कॉस्ट है वो तुम्हारा कितना आ जाएगा? 62,000 माइनस 20% कम्स टू 49,600। तो आपका 49,600 है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? टोटल कॉस्ट हो जाएगा। मतलब तुम्हारा टोटल कॉस्ट 49,600 आना चाहिए। और एक बात बताओ, आपने परचेज रिलेटेड खर्चे भी तो किए हैं 7,000, तो ये भी तो लेस होने चाहिए। तो अगर मैं इसमें से लेस करूं, लेस परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस, and your purchase related expenses is 7,000, so I can say that आपका 42,600 ये क्या होना चाहिए? आर्म लेंथ प्राइस। क्या होना चाहिए? आर्म लेंथ प्राइस। योर आर्म लेंथ प्राइस शुड बी द 42,600। कितना होना चाहिए? 42,600। इट इज कॉल्ड योर आर्म लेंथ प्राइस। मींस आई कैन से दैट इतना आपका परचेज प्राइस होना चाहिए। भाई तुम्हारा परचेज प्राइस है वो कितना होना चाहिए? 42,600। कैसे निकाला? एक बात बताओ, हमने रीसेल कितने में किया था? 62,000 में। जब 62,000 में हमने रीसेल किया और हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना रहता है? एचयूएल का नॉर्मल 20% रहता है, तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी? 49,600। ये 49,600 हमारी टोटल कॉस्ट आनी चाहिए थी। और इसमें ऑलरेडी हम कॉस्ट कितना इंकर कर चुके थे? 12,400। जो 7,000 आप ऑलरेडी कॉस्ट इंकर कर चुके थे, तो आपको परचेस कितने में करना चाहिए था? 42,600। और एक बात बताओ, आपने परचेस किया कितने में है? आपने बेटा 50,000 में परचेस किया, मतलब आपने ज्यादा में परचेस किया है। आपको 50,000 में परचेस नहीं करना चाहिए था, आपको परचेस 42,600 में करना चाहिए था। मींस आई कैन से दैट इन दिस केस प्रॉफिट ऑफ HUL का प्रॉफिट यू विल इंक्रीज बाय, और कितने से इंक्रीज करोगे बेटा? 50,000 माइनस 42,600। तो आपका 7,400 से प्रॉफिट है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी खर्चा डाला कितना है? 50,000, बट आपको डालना कितना चाहिए था? 42,600। सो यू विल इंक्रीज द प्रॉफिट बाय द 7,400। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यू अंडरस्टूड माई पॉइंट और नॉट? यस। और किसी को समझ में नहीं आया हो तो एक और बात बता दूं, इधर देखो बेटा। सपोज आप ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, चलो ऐसा बनाते हैं, ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते तो आप ही बताओ, बाय साइड में अपन सेल कितना लिखते हैं? 62,000। डेबिट साइड में अपन नेट प्रॉफिट कितना लिखते? तो मैं बोलूं नेट प्रॉफिट आपका कितना है? 20% है। तो 62,000 का 20% कम्स टू द 12,400 आता। एक बात बताओ, तुम्हारा यहां परचेज रिलेटेड खर्चे हो चुके हैं एंड परचेज रिलेटेड खर्चे 7,000 है। तो आप ही बताओ तुमको परचेज करना कितने में चाहिए था? मैं बोलूं 42,600 में परचेज करना चाहिए था। और आपने परचेज किया कितने में है? 50,000 में किया है, मतलब आपने खर्चा ज्यादा डाला है और हम आपको खर्चा सिर्फ 42,600 डालने देंगे। तो जितना आपने ज्यादा डाला है वो अपन आपके प्रॉफिट में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। देखो बेटा यहां पे क्या लिखा हुआ है? ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। पॉइंट नंबर बी, दैट इज द रीसेल प्राइस मेथड। रीसेल प्राइस मेथड क्या होता है? देखो बेटा क्या लिखा हुआ है? बाय विच। रीसेल प्राइस मेथड में कैसे निकालने का? तो देखो सबसे पहले इज द प्राइस एट विच द प्रॉपर्टी परचेज और सर्विस ऑब्टेन बाय एंटरप्राइज फ्रॉम एन एसोसिएट एंटरप्राइज आर सोल्ड टू द अनरिलेटेड पर्सन इज फर्स्ट डिटरमाइन। मतलब फर्स्ट तो आप ये डिटरमाइन कर दो कि आपका रीसेल प्राइस क्या है। देखो वापस पढ़ो इस लाइन को, क्या लिखा हुआ है? द प्राइस एट विच द प्रॉपर्टी परचेज्ड और सर्विस ऑब्टेन बाय एंटरप्राइज फ्रॉम एन एसोसिएट एंटरप्राइज आर सोल्ड टू एन अनरिलेटेड एंटरप्राइज इज द फर्स्ट डिटरमाइन। मतलब आप आउटसाइडर को जो बेच रहे हो वो कितने में बेच रहे हो वो निकाल दो, पहले रीसेल प्राइस मेथड रीसेल प्राइस निकाल दो। अब एक बात समझना, इन्होंने क्या बोला हुआ है? सच रीसेल प्राइस इज रिड्यूस बाय द नॉर्मल जीपी मार्जिन, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से रिड्यूस कर लो, accruing to the enterprise from the purchase and sale of similar goods in the comparable uncontrolled transaction। अगर हम uncontrolled transaction में परचेज सेल करते, मतलब आउटसाइडर से परचेज करके आउटसाइडर को सेल करते, तो कितना जीपी मार्जिन होता? वो जीपी मार्जिन आप यहां पे लेस कर दो।
If there is no comparable uncontrolled transaction, then take the gross profit of unrelated person from purchase and resale of the similar goods. अगर आपके पास अगर जीपी नहीं है तो आप एक काम करो, सिमिलर पर्संस का जीपी ले लो कि आप जिस इंडस्ट्री में हो उस इंडस्ट्री में बाकी जो मार्केट प्लेयर है वो मार्केट प्लेयर कितना जीपी ले रहे हैं, वो जीपी आप अपने ट्रांजैक्शन में ले लो, आप दूसरे जो जीपी ले रहे हैं वो अपने ट्रांजैक्शन में ले लो। अगर मान लो आपके पास अगर यहां पे आपका जीपी नहीं है अनरिलेटेड ट्रांजैक्शन में, तो बाकी लोगों का ले लो। नेक्स्ट पार्ट, देन रिड्यूस द एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब अगर आपका परचेज रिलेटेड कोई खर्चा है तो वो लेस कर दो। अब एक और बात समझना, यहां पे आपने जीपी मान लो 20% लिया, अगर मान लो जीपी से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं आपको जीपी से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है तो वो भी आपको करने पड़ेंगे। जैसे हुआ क्या, एक बात बताओ, मैं बाकी लोगों को जब सेल करता हूं, एचयूएल बाकी को सेल करती है तो जीपी है वो 20% कमाती है, बट एसोसिएट एंटरप्राइज है वो एसोसिएट एंटरप्राइज बाकी को जीपी 20% कमाती है, ठीक है, बट एसोसिएट एंटरप्राइज को जब सेल करते हैं तब भी 20% ही कमाना चाहिए। लेकिन मान लो कुछ ऐसे एडजस्टमेंट दे रखे हैं कि एसोसिएट एंटरप्राइज जो है ना वो एसोसिएट एंटरप्राइज को डिस्काउंट नहीं देते बट बाकी लोगों को डिस्काउंट देते हैं। मतलब बाकी लोगों को क्रेडिट पीरियड देते हैं। फॉर एन एग्जांपल अपन क्रेडिट पीरियड लेते हैं। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। देखो एचयूएल बाकी लोगों के साथ जब ट्रांजैक्शन करती है तो सपोज 20% कमाती है, मतलब उसका जीपी मार्जिन 20%, बट उनको 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड देती है। 2 मंथ का क्या देती है, क्रेडिट पीरियड। बट बेटा एसोसिएट के साथ जब ट्रांजैक्शन हुआ तो मान लो वहां क्रेडिट पीरियड नहीं दिया, ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन दे रहा है तो ऑब्वियसली वहां जीपी कम होना चाहिए, तो कभी कभी आपको जीपी से रिलेटेड एडजस्टमेंट मिल सकते हैं। कि जीपी से रिलेटेड एडजस्टमेंट मैं अगले एग्जांपल में सिखाऊंगा। कॉस्ट प्लस मेथड में आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी जब मैं कॉस्ट प्लस मेथड में आपको जीपी से रिलेटेड एडजस्टमेंट सिखाऊंगा कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैसे चेंज हो सकता है। क्योंकि आपने जो ग्रॉस प्रॉफिट पिक किया, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आप वही वाला ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ तो फंक्शनल डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं जिससे जीपी चेंज हो रहा है करके, ठीक है। तो अपन वो सीखेंगे अगली वाली मेथड में करके, ठीक है। द प्राइस सो अराइव्ड is adjusted to the account of functional differences in the international transaction and comparable uncontrolled transaction which could materially affect the gross profit margin in the open market। अगर कुछ ऐसे functional differences है जो आपके जीपी को impact करते हैं तो वो आपको adjust करने पड़ेंगे, और जो भी आएगा that is called your arm length price। यहां पे लिखो जैसा मैं लिखवाता हूं, this method is generally used this method is generally used when goods slash service acquired from associate enterprise and sold to slash transfer slash resale to unrelated person। और उसके बाद जो बोर्ड पे दे रखा है उसको कॉपी कर दो सब लोग, जो बोर्ड पे दे रखा है उसको कॉपी कर लो।
डन पीपल। चलो अब एक बात समझना, नेक्स्ट मेथड हम जो सीखने वाले हैं दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड एंड दैट मेथड इज अ कॉस्ट प्लस मेथड। सर कॉस्ट प्लस मेथड, जिसको अपन प्यार से क्या बोलेंगे, सीपीएम, जिसको अपन प्यार से बोलेंगे सीपीएम, दैट इज कॉस्ट प्लस मेथड। मार्क एज आईएमपी, ये भी एग्जाम में आ सकता है, सीपीएम वाला भी, कॉस्ट प्लस मेथड। अब एक बात समझना, ये कॉस्ट प्लस मेथड होता क्या है वो पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद ये मेथड समझाऊंगा मैं आपको। एक बात बताओ, आपने ऐसा सुना होगा बहुत बार कि अपने इंडिया में जो पुणे है, पुणे नाम सुना आपने, पुणे एंड बैंगलोर, ये दो ऐसी जगह है जहां पे बहुत सारी आईटी कंपनीज है। ये दो ऐसी जगह है जहां पे बहुत सारी आईटी कंपनी है और आईटी कंपनीज है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है एंड ऑल दैट। ऐसी कंपनी बहुत ज्यादा है पुणे और बैंगलोर में, आईटी हब है पूरा, पुणे और बैंगलोर बोथ आर आईटी हब। अब एक बात बताओ, ये होता क्या है यहां पे कि जैसे पुणे का एक कंपनी है जिसका नाम है हाईटेक, मान लो हाईटेक लिमिटेड, और इसका जो होल्डिंग कंपनी रहता है ना वो हमेशा फॉरेन में रहता है। आपका कोई फ्रेंड काम करता हो आईटी कंपनी में तो देखना, आप पूछना उसको, नॉर्मली फॉरेन कंपनीज ने क्या किया हुआ, सब्सिडरी बना रखी है इंडिया में। इंडिया में सब्सिडरी बना रखी है बैंगलोर में और पुणे में, और वो बैंगलोर और पुणे में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करती है। देखो इंडिया में लेबर बहुत सस्ता है, सॉफ्टवेयर बनाने वाले इंजीनियर भी बहुत सस्ते हैं करके, ठीक है। तो इंडिया में इंजीनियर भी बहुत सस्ते हैं, हर चीज सस्ती है करके, ठीक है। यहाँ मैन पावर सस्ता है, टैलेंटेड मैन पावर है। तो उन्होंने क्या किया, जो फॉरेन की कंपनी है, उन्होंने इंडिया में एक सब्सिडरी सेटअप कर दी, और इंडिया में जो सब्सिडरी है उससे क्या करवाते हैं, सॉफ्टवेयर बनवाते हैं। जैसे हाईटेक का होल्डिंग कंपनी फॉरेन में है, दैट इज मान लो पीके आईएनसी, ये हाईटेक का होल्डिंग कंपनी है जो फॉरेन में है। अब एक बात समझना, फॉरेन की कंपनी जो है उसको जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनवाना होता है तो वो फॉरेन कंपनी क्या करती है पता है, सॉफ्टवेयर हाईटेक से बनवा के लेती है, इंडियन कंपनी से सॉफ्टवेयर बना के लेती है। और इंडियन कंपनी क्या करती है, ये जो हाईटेक है इसने सॉफ्टवेयर बना के और इसको ट्रांसफर कर दिया किसको, फॉरेन कंपनी को। जो हाईटेक इंडिया वाला है उसने सॉफ्टवेयर बना के और फॉरेन कंपनी को ट्रांसफर कर दिया वो सॉफ्टवेयर। अब एक बात समझना, क्वेश्चन ही आता है सर यहां कौन सा मेथड लगाए, यहां कप लग नहीं सकता, क्योंकि क्या होता है कप में कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन चाहिए, और हाईटेक ऐसा ट्रांजैक्शन और किसी के साथ करता ही नहीं मान लो, तो यहां नॉर्मली कप नहीं लग सकता। रीसेल प्राइस मेथड यहां लग नहीं सकता। क्यों नहीं लग सकता रीसेल प्राइस मेथड, क्योंकि जो फॉरेन का कंपनी पीके आईएनसी है वो कितने में बेचेगा फॉरेन में वो अपने को पता नहीं। जो फॉरेन का कंपनी है वो फॉरेन का कंपनी आगे इस प्रोडक्ट को कितने में बेचेगा वो हमको पता नहीं है। तो यहां पे बेटा आपका जो है ये वाला मेथड भी नहीं लग सकता। कौन सा वाला, आपका रीसेल प्राइस मेथड नहीं लग सकता। यहां पे जो मेथड यूज होता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्लस मेथड। एंड कॉस्ट प्लस मेथड नाम से ही पता चलेगा क्या होगा, इसमें कॉस्ट लोगे उसमें मार्जिन प्लस कर दो, आपको आर्म लेंथ प्राइस मिल जाएगी। बस आपको कुछ नहीं करना, दिस मेथड इज सो सिंपल। एक काम करो, हाईटेक ने जो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया अपनी होल्डिंग के लिए उसका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ले लो, मान लो कॉस्ट 5 लाख लगा था। अब एक बात समझना, 5 lakh is a cost. What is the normal GP margin? Like what other people are charging GP margin? Suppose other people are charging 20%, so just add on 20% on your cost. Just add 20% on your cost, you will get the arm length price. This method is called cost plus method. It's so simple method. देखो कॉस्ट प्लस मेथड ये कब यूज होता है, जब नॉर्मली इंटेंजिबल्स वगैरह होते हैं, जो इंटेंजिबल एसेट्स वगैरह होती है, जैसे आपने सॉफ्टवेयर वगैरह बना के दिया, तो यहां पे क्या करें, तो आप कॉस्ट ले लो और कॉस्ट में आप प्रॉफिट है जो मार्जिन है वो मार्जिन को ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा आर्म लेंथ प्राइस। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों लो, उसमें आप मार्जिन को ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा यहां पे आर्म लेंथ प्राइस। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो बेटा, ये जो मेथड कब लगती है, जब आप कुछ गुड्स वगैरह बनाते हो या सर्विस प्रोवाइड करते हो अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को। तो अपने एसोसिएट एंटरप्राइज और एसोसिएट एंटरप्राइज बाहर वाला है, तो वहां पे ये मेथड यूज होती है, दैट इज कॉस्ट प्लस मेथड। इसमें क्या करने का, कॉस्ट लेने का, प्रॉफिट ऐड करने का, आपको मिल जाएगा आर्म लेंथ प्राइस। आप एक काम करो, इसके नीचे लिखो, यहां पे जैसा मैं बोलता हूं वहां पे लिखो, आसान है करके दे रखा है, उधर लिखो कैलकुलेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस।
कैलकुलेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। यहां आर्म लेंथ प्राइस कैसे निकालते हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस लिखो, इसमें डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन का डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट है पहले वो ले लो और उसमें ऐड कर लो, ऐड नॉर्मल जीपी मार्जिन, नॉर्मल जीपी मार्जिन इन सिमिलर ट्रांजैक्शन, जो नॉर्मल जीपी मार्जिन है सिमिलर ट्रांजैक्शन में वो आप ऐड कर दो। अब एक बात समझना, जो भी ऐड करने के बाद आएगा उसमें आप एडजस्टमेंट कर लो। अगर तुम्हारा जीपी मार्जिन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो वो एडजस्टमेंट कर लो, आपको मिल जाएगा आर्म लेंथ प्राइस। देखो अगर जीपी मार्जिन जो ले रहे हो ना, मैंने बोला था रीसेल प्राइस मेथड में भी कि मैं आपको सिखाऊंगा जीपी मार्जिन से रिलेटेड एडजस्टमेंट कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो कुछ नहीं किया, डायरेक्ट कॉस्ट लिया आपने और डायरेक्ट कॉस्ट में आपने ऐड कर दिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट और आपने ऐड कर दिया जीपी मार्जिन। नाम ही मेथड का क्या है, कॉस्ट प्लस मेथड, तो कॉस्ट में प्लस कर दो। देखो ऊपर क्या दे रखा है सब लोग, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। क्या करने का कॉस्ट प्लस मेथड में, तो देखो बोला क्या है, डिटरमाइन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर और सर्विस प्रोवाइडेड टू द एसोसिएट एंटरप्राइज। ये मेथड तब लगती है जब आप एसोसिएट एंटरप्राइज को कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। Determine the normal GP markup of such cost which will arise from the transfer of similar goods or services to the unrelated enterprise or comparable uncontrolled transaction। आप normal GP margin ले लो कि भाई दूसरे लोगों के साथ में जब ये ट्रांजैक्शन करते हो तो आप कॉस्ट पे कितना जीपी मार्जिन जोड़ते हो, तो पहले नॉर्मल जीपी मार्जिन आप ले लो और उसके बाद जो नॉर्मल ग्रॉस अप मार्कअप है जो डिटरमाइन होता है should be adjusted to the account for the functional difference between the international transaction and comparable uncontrolled transaction which would material affect such profit markup in the open market। मतलब जो तुम्हारा जीपी मार्जिन है वो जीपी मार्जिन को आप एडजस्ट करो, मतलब आपके ट्रांजैक्शन में, और जीपी मार्जिन जिस ट्रांजैक्शन का आपने लिया है, जैसे जीपी मार्जिन मैंने बाहर के ट्रांजैक्शन का लिया है, किसी दूसरे ट्रांजैक्शन का लिया है, और आपका जो ट्रांजैक्शन है उसमें जो फंक्शनल डिफरेंसेस है उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट करो। कैसे करेंगे, क्या करेंगे अपन देखेंगे। The total cost refer above shall be increased by the adjusted gross profit markup and the sum so arrived at is the arm length price। जो सम आएगा, जो आएगा अमाउंट, दैट इज कॉल्ड योर आर्म लेंथ प्राइस। अभी आपको मैं सिखाता हूं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन दे रखा है दैट इज नैनो आईएनसी। मार्क दिस क्वेश्चन एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट और इसको एक बार आप रीड करो। अपन ने दो मेथड पढ़ी अभी तक, एक तो रीसेल प्राइस मेथड। देखो रीसेल प्राइस मेथड कब लगता था, तो अभी तक तीन मेथड पढ़ी, ऑब्वियसली ये तीसरी मेथड पढ़ रहे हैं। सबसे पहला कप मेथड। कप मेथड में क्या होता है, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस ले लो करके, ठीक है। कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस अगर आपके पास है तो वहां कप मेथड लगेगा। रीसेल प्राइस मेथड कब लगता है, जब आप एसोसिएट एंटरप्राइज से खरीदते हो, एसोसिएट एंटरप्राइज से परचेज करते हो और फिर आगे रीसेल करते हो। कॉस्ट प्लस मेथड कब लगता है, जब आप कुछ गुड्स वगैरह बनाते हो और उसको वापस किसको ट्रांसफर करते हो, आप अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को ट्रांसफर करते हो, वहां कॉस्ट प्लस मेथड है, वो लगता है। कॉस्ट ले लो और मार्जिन ऐड कर दो। अब एक बात समझना, जीपी मार्जिन जो है वहां रीसेल प्राइस मेथड एज वेल एज कॉस्ट प्लस मेथड में अगर जीपी से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट है तो वो एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे। अब वो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो मैं अभी आपको इस एग्जांपल में सिखाऊंगा आपको। तो आप एक काम करो, इस एग्जांपल को एक बार रीड करो, जस्ट आप रीड करो एक बार इसको। डन पीपल, रीड करके हुआ आप लोगों का। चलो अब मैं रीड करता हूं,
आपने तो रीड कर लिया। देखो यहां बोला क्या, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था और एग्जामिनर का कमेंट था इसमें कि भाई बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत किया था, बहुत सारे बच्चों ने। ठीक है, देखो बेटा ये क्वेश्चन क्या है, नैनो आईएनसी, जो नैनो आईएनसी है इज अ जर्मन कंपनी होल्ड 45% इक्विटी शेयर इन हाईटेक लिमिटेड, अ इंडियन कंपनी। तो मैं यहां पे इसका ग्राफ बनाते जाऊंगा साथ साथ में, तो आपको चीजें समझ में आती जाएगी क्या हो रहा है इसमें करके। ठीक है, तो देखो इंडिया का जो कंपनी है वो कौन है तुम्हारा, तो इंडिया का कंपनी में अगर बात करूं तो इंडिया का कंपनी अपने पास है हाईटेक करके। ठीक है, तो देखो जो हाईटेक है, हाईटेक लिमिटेड, ये बेसिकली इंडिया में है। ठीक है, इंडियन कंपनी, एंड ये एक कंपनी है जो इसकी एसोसिएट एंटरप्राइज है नैनो आईएनसी। देखो एसोसिएट बोला नहीं है बट 45% इक्विटी शेयर होल्डिंग बोला है, तो आपको पता चलना चाहिए एक जर्मन कंपनी है और जिसका नाम है नैनो आईएनसी। और एक बात बोलूं, ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज हो गई क्योंकि 45% और मोर का यहां शेयर होल्डिंग है, 45% ऑफ शेयर होल्डिंग, तो 26% और मोर का शेयर होल्डिंग है, तो दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज हो गई। अभी आगे क्या बोलते हैं, हाईटेक लिमिटेड जो इंडिया का कंपनी है, एंगेज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड मेंटेनेंस फॉर द सेम फॉर द कस्टमर अक्रॉस द ग्लोब। द क्लाइंटल इंक्लूड्स नैनो आईएनसी। इनके पास क्या है, सॉफ्टवेयर बनाने का काम है, सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते हैं, और इनका पूरे वर्ल्ड में क्लाइंट बेस है, और उसमें नैनो भी एक क्लाइंट है, मतलब नैनो के लिए भी ये लोग काम करते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19, हाईटेक लिमिटेड हैड स्पेंट 2400 मैन आवर्स फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर फॉर नैनो आईएनसी, एंड विथ ईच आवर्स बीइंग बिल्ड एट 1300। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इनके लिए कुछ काम किया, मेंटेन किया, सॉफ्टवेयर बनाया, किसके लिए, नैनो आईएनसी के लिए। और कितने घंटे काम किया पता है इन्होंने इस साल में 2400 घंटे काम किया और उसको 1300 की रेट से बिल किया है, मतलब उनसे बिलिंग किया है 2400 घंटे का, पर घंटे का 1300 लिया है, तो मैं बोलूं 31,20,000 का इन्होंने बिलिंग किया है। 31,31,20,000 का बिलिंग हुआ। कैसे हुआ, 2400, that is 2400 multiply by 1300, तो बिलिंग इज 31,20,000। बट एक बात समझना, कॉस्ट इंकर्ड बाय हाईटेक लिमिटेड फॉर एग्जीक्यूटिंग वर्क फॉर नैनो आईएनसी इज 20 लाख। मैं बताऊं हाईटेक लिमिटेड का इससे रिलेटेड जो कॉस्ट इंकर्ड हो गया है ना, वो कॉस्ट ही 20 लाख तो है। 20 लाख का खर्चा हुआ किसका, हाईटेक का, और उनको जो काम करके दिया उससे जो बिलिंग चार्ज किया, उससे जो चार्ज किया वो 31,20,000 है। झोल इस 31,20,000 में हो सकता है, क्योंकि जब आप ट्रांसफर करोगे आप ऑब्वियसली कम में ट्रांसफर करोगे, जिससे कि क्या हो, इंडिया में प्रॉफिट कम हो, वैसा वाला। अब आगे ये लोग क्या बोलते हैं, हाईटेक लिमिटेड हैड ऑल्सो अंडरटेकन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर मोदी इंडस्ट्रीज। हाईटेक लिमिटेड है, ये बेसिकली सेम काम ये है ना, ये मोदी के लिए भी करते हैं ये लोग। एक और कंपनी है जिसका नाम है मोदी इंडस्ट्रीज, और मोदी इंडस्ट्रीज के लिए भी सेम काम करते हैं, करना ही पड़ेगा करके, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हाईटेक लिमिटेड हैड आल्सो अंडरटेकन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर मोदी इंडस्ट्रीज, फॉर विच हाईटेक लिमिटेड हैज बिल्ड 2700 पर मैन आवर। उनसे वो 2700 पर मैन आवर का चार्ज करते हैं, किससे, मोदी से, ठीक है। द पर्सन वर्किंग फॉर मोदी इंडस्ट्रीज एंड नैनो आईएनसी वर पार्ट ऑफ द सेम टीम। जो पर्सन है वो दोनों सेम है, मोदी के लिए भी काम करने वाले और नैनो के लिए भी, एंड वर द मैचिंग क्रेडेंशियल एंड कैलिबर, सबका कैलिबर क्रेडेंशियल भी सेम है। हाईटेक लिमिटेड मेड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 60% ऑन मोदी इंडस्ट्रीज वर्क। अब एक बात बताओ, जब साला मोदी के लिए काम कर रहे हैं ना, तो यहां प्रॉफिट कितना चार्ज कर रहे हैं, 60% प्रॉफिट चार्ज कर रहे हैं। मोदी इंडस्ट्रीज के लिए जब काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट जो चार्ज कर रहे हैं वो 60% कर रहे हैं करके, ठीक है। बट यार हाईटेक में तो बहुत कम है, देखो करके, ठीक है। हाईटेक में तो कितना है, 31,20,000 सेलिंग प्राइस और कॉस्ट 20% है, तो प्रॉफिट कितना रहेगा तुमको पता है। आगे क्या बोला है, हाईटेक लिमिटेड ट्रांजेक्शन विद नैनो आर कंपेरेबल टू ट्रांजेक्शन विद मोदी इंडस्ट्रीज। मोदी और नैनो दोनों के साथ कंपेरेबल ट्रांजेक्शन है दोनों, बट कुछ डिफरेंसेस है, और डिफरेंसेस क्या है पता है। पहला डिफरेंस, नैनो आईएनसी गिव्स अ
टेक्निकल नो हाउ सपोर्ट टू हाईटेक। जो ये नैनो है ना, नैनो जो अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज, वो अपने को टेक्निकल सपोर्ट भी देती है, जो टेक्निकल सपोर्ट भी देती है टू हाईटेक, एंड विच कैन बी वैल्यूड एट 8% ऑफ जीपी मार्जिन, और जिसकी वैल्यू अगर निकालने चाहे तो 8% ऑफ जीपी मार्जिन आएगी। इतना टेक्निकल सपोर्ट अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज अपने को देती है, लेकिन मोदी इंडस्ट्रीज अपने को ये टेक्निकल सपोर्ट नहीं देती। एक बात बताओ, जो अपने को टेक्निकल सपोर्ट नहीं देगा उससे जीपी ज्यादा चार्ज करेंगे, और जो अपने को टेक्निकल सपोर्ट देगा उससे जीपी अपन कम चार्ज करेंगे। तो यहां जीपी से रिलेटेड एडजस्टमेंट आ गए आपके, और ये जीपी में कैसे एडजस्ट करने ये मैं आपको सिखाऊंगा। अब दूसरा एडजस्टमेंट, सिंस द वर्क फॉर नैनो आईएनसी इज इन्वॉल्व ह्यूज नंबर ऑफ मैन आवर्स। नैनो आईएनसी का बहुत ज्यादा नंबर थे। A quantity discount 14% of normal gross profit was given। नैनो आईएनसी है, उनका काम बड़ा था तो उनको हमने 14% ऑफ जीपी मार्जिन, 14% ऑफ सेल नहीं बोला, 14% ऑफ जीपी मार्जिन है, उतना हमने उनको डिस्काउंट दिया है। क्या दिया है? डिस्काउंट दिया है। नेक्स्ट पार्ट, हाईटेक लिमिटेड ऑफर 90 डेज क्रेडिट टू नैनो आईएनसी। हाईटेक अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज को क्रेडिट भी दे रही है, कितने दिन का पता है? 90 डेज का। एंड जिसका जो कॉस्ट है, क्रेडिट का कॉस्ट कितना आता है पता है? 2% ऑफ द नॉर्मल बिलिंग रेट। बिलिंग रेट का मतलब होता है बेटा यहां पे सेलिंग प्राइस। जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उसका 2% तक कॉस्ट आता है, क्रेडिट का कॉस्ट इतना 2% तक आएगा अपने को, क्योंकि उसको क्रेडिट दे रहे हैं। लेकिन नो सच डिस्काउंट वाज ऑफर्ड टू द मोदी इंडस्ट्रीज। मोदी इंडस्ट्रीज को ऐसा डिस्काउंट नहीं देते। आपसे इन्होंने बोला है कंप्यूट द आर्म लेंथ प्राइस, और या क्लियरली बोला है आपको कॉस्ट प्लस मेथड फॉलो करना है। एग्जामिनर आपको देके रखता है आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है। एग्जामिनर आपको देके रखेगा करके, मैक्सिमम टाइम वो आपको देके रखेगा। नॉर्मली कप में नहीं देता है, बट कॉस्ट प्लस मेथड या रीसेल प्राइस मेथड में वगैरह वो लेके देके रखता है। बट आपको, आप ट्रांजैक्शन पढ़ोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वहां कौन सा मेथड फॉलो करना है। एंड द अमाउंट इंक्रीज इन द टोटल इनकम ऑफ द हाईटेक लिमिटेड, आपको बोला है कि कंप्यूट आर्म लेंथ प्राइस एज पर कॉस्ट प्लस मेथड। कॉस्ट प्लस मेथड से आपको आर्म लेंथ प्राइस निकालना है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले तो दिमाग में ये डाल दो कि जब भी देखो आपको मेथड जब होता है, आपको जब जैसे बोला आपको कप मेथड, तो कप मेथड में आप क्या करते थे? सीधा कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस ढूंढ लो। रीसेल प्राइस मेथड में आप रीसेल प्राइस ढूंढ दो। कॉस्ट प्लस मेथड में चालू किससे करोगे? कॉस्ट से करोगे, तभी तो उसमें प्लस करोगे। तो पहले कॉस्ट ले लो और कॉस्ट में प्लस कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो। सो अब अपन मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको सिखाने जा रहा हूं, आप एक बार देख लेना बोर्ड पे, उसके बाद आप कॉपी मारना। एक बार बोर्ड पे देख लो, इधर देखो बेटा। तो सबसे पहले आप एक काम करो, अपन सीख रहे हैं कंप्यूटेशन, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। आर्म लेंथ प्राइस यूजिंग कॉस्ट प्लस मेथड, सीपीएम। तो कॉस्ट प्लस मेथड में जैसा मैंने बताया, सबसे पहले ले लो कॉस्ट इंकर्ड। भाई आपने अपने एसोसिएट एंटरप्राइज के लिए जो ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था उसमें कितना कॉस्ट इंकर किया था बेटा? दे रखा था इन्होंने 20 लाख। क्या आपका 20 लाख का तो कॉस्ट ही था, तो 20 लाख का आपका कॉस्ट ले लो। हाँ बेटा, अब आप इसमें ऐड क्या करोगे? ग्रॉस प्रॉफिट। आप ग्रॉस प्रॉफिट जो भी रहता है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, जो कॉस्ट वाला ग्रॉस प्रॉफिट है वो आप ऐड कर दो, वो अपने को पता नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगी यहां पे आर्म लेंथ प्राइस। क्या मिल जाएगी? आर्म लेंथ प्राइस। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर, जीपी मार्जिन ही तो निकालना है अपने को। अब एक बात समझो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने आपके कंपेरेबल का दे रखा है कि अगर आप सेम ट्रांजैक्शन दूसरों के साथ करते हो तो उससे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना लेते हो? 60%। भाई अगर आप यही काम दूसरों के साथ करते, मतलब आप जब मोदी इंडस्ट्रीज के साथ में करते हो, तो मोदी इंडस्ट्री के साथ में जब आप ये काम करते हो तो आप उससे प्रॉफिट कितना चार्ज करते हो? 60% करते हो। कितना चार्ज करते हो? 60%। तो यहां पे इसका मैं आपको वर्किंग नोट बता रहा हूं करके, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं यहां बाजू में वर्किंग नोट बना देता हूं। पहले मैं इसको थोड़ा शिफ्ट कर देता हूं अंदर की साइड में। हाँ देखो, मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं, इधर देखना, इधर वर्किंग नोट नंबर 1 कि जीपी कितना लेंगे करके, ठीक है। इसके लिए तो देखो, सबसे पहले मैं बोलूं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट इन सिमिलर ट्रांजैक्शन,
अगर आप सिमिलर ट्रांजैक्शन करते हो तो आपका जीपी मार्जिन 60% रहता है। भाई आपका जो जीपी मार्जिन है वो जीपी मार्जिन आपका 60% रहता है नॉर्मल। जब मोदी इंडस्ट्रीज के साथ आपने ट्रांजैक्शन किया तो 60% है। अब आप इसमें एडजस्टमेंट कर लो कि भाई इस ट्रांजैक्शन में मोदी और नैनो के साथ में जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो इनमें क्या फंक्शनल डिफरेंसेस है, उसका आपको एडजस्टमेंट प्रॉफिट में करना है। सेम रीसेल प्राइस मेथड का क्वेश्चन आता है तो उसमें भी ऐसे प्रॉफिट मेथड, क्योंकि रीसेल प्राइस मेथड में अपन क्या लेते थे कि जो भी रीसेल प्राइस माइनस जीपी मार्जिन करते तो जीपी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो वो आपको करने पड़ेंगे, और यहां पर मैं आपको जीपी से रिलेटेड एडजस्टमेंट में आपको करवाने जा रहा हूं। तो एक बात बताओ, यहां पे अगर आपको जीपी से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो वो आपको करना पड़ेगा। अब एक बात समझना, एक एक अपन एडजस्टमेंट देखते हैं। तो पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, या तो ऐड या फिर लेस, ऐड या लेस, एडजस्टमेंट फॉर डिफरेंस बिटवीन अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन एंड आईटी का मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट कर लो प्रॉफिट से रिलेटेड। चलो एक एक प्रॉफिट, एक एक एडजस्टमेंट देखेंगे। देखो बेटा, सबसे पहला एक बार ध्यान दे तो उसके बाद कॉपी कर लेना। नैनो आईएनसी गिव्स अ टेक्निकल नो हाउ सपोर्ट टू हाईटेक एंड जिसकी वैल्यू 8% ऑफ नॉर्मल जीपी मार्जिन है, जिसकी वैल्यू 8% ऑफ नॉर्मल जीपी मार्जिन है, जो मोदी इंडस्ट्रीज प्रोवाइड नहीं करती। एक बात बताओ, मोदी से हम 60% चार्ज कर रहे हैं क्योंकि वो टेक्निकल सपोर्ट नहीं देता, लेकिन यार अपनी जो नैनो है ना वो हमको टेक्निकल सपोर्ट देती है। तो एक बात बताओ, जो आपको टेक्निकल सपोर्ट देगा उससे आप प्रॉफिट ज्यादा चार्ज करोगे या कम करोगे? आंसर इज कम करोगे ना, क्योंकि वो अपने को टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है तो उससे आप कम चार्ज करोगे। और उस टेक्निकल सपोर्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने पता है? टेक्निकल सपोर्ट की वैल्यू दे रखी है 8% ऑफ नॉर्मल जीपी। मतलब जीपी कितना है उसका 60% है, तो 60 का 8%, ऐसा नहीं कि 60 माइनस 8% सीधा 52, ऐसा नहीं, यहां पे माइनस करोगे। दैट इज टेक्निकल सपोर्ट जो है, दैट इज वैल्यू ऑफ टेक्निकल सपोर्ट। और जो टेक्निकल सपोर्ट या टेक्निकल नो हाउ, क्या लिखा हुआ था इन्होंने? आई थिंक इन्होंने टेक्निकल नो हाउ लिखा हुआ है। तो टेक्निकल नो हाउ जो है वो टेक्निकल नो हाउ की आपको वैल्यू कितना परसेंट दे रखी है पता है? 8% ऑफ नॉर्मल जीपी। तो नॉर्मल जीपी तुम्हारा कितना है? 60% है। तो मैं बोलूं बेटा 60 का 8% कितना आएगा? तो देखो 60 का 8% कम्स टू आई थिंक 4.8, तो उससे 4.8 कम चार्ज करना चाहिए अपने को, क्योंकि वो अपने को टेक्निकल नो हाउ दे रहा है, और टेक्निकल नो हाउ दे रहा है तो ऑब्वियसली उससे अपने को 8% क्या करना चाहिए? कम चार्ज करना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट दूसरा एडजस्टमेंट, ये समझना, नैनो का काम बहुत ज्यादा ह्यूज नंबर ऑफ मैन आवर्स है। जब नैनो का काम बड़ा है तो उसको हम क्वांटिटी डिस्काउंट दे रहे हैं 14% ऑफ नॉर्मल जीपी। तो डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब उससे प्रॉफिट कम चार्ज करेंगे। भाई जिसको डिस्काउंट नहीं देते उससे प्रॉफिट ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो जिसको डिस्काउंट दे रहे हैं उससे प्रॉफिट कम चार्ज करेंगे। तो मैं बोलूं यहां पे जब नैनो से आप प्रॉफिट लोगे तो कम लोगे, और कितना उसका वैल्यू है पता है? 14% ऑफ नॉर्मल जीपी। तो 14% ऑफ नॉर्मल जीपी, तो इसमें से अपन माइनस करेंगे डिस्काउंट, और 60% का 14%, तो 60% का बेटा 14% कम्स टू 8.4। अब एक बात बताओ, नेक्स्ट पार्ट, लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है। हाईटेक लिमिटेड ऑफर 90 डेज क्रेडिट टू नैनो। 90 डेज का क्रेडिट किसको दिया? नैनो को। लेकिन द कॉस्ट ऑफ विच इज मेजर्ड एज 2% ऑफ नॉर्मल बिलिंग रेट। एक बात बताओ, नॉर्मल बिलिंग रेट का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है नॉर्मल बिलिंग रेट का मतलब। तो हर जगह क्या बोला था पता है? ऊपर क्या बोला था? 14% ऑफ नॉर्मल जीपी मार्जिन। ऊपर क्या बोला था? 8% ऑफ नॉर्मल जीपी मार्जिन। और यहां पे क्या बोला हुआ है? बिलिंग रेट। बिलिंग रेट का मतलब तो क्या होता है? सेल प्राइस होता है, सीधी सी बात है भाई। और वहां पे आपको इन्होंने क्या बोला? हाईटेक लिमिटेड ऑफर 90 डेज क्रेडिट टू नैनो, एंड जिसका कॉस्ट 2% आता है। एक बात बताओ, जिसको हम क्रेडिट नहीं दे रहे मोदी को, उससे 60% जीपी ले रहे हैं, तो बेटा इसको तो क्रेडिट दे रहे हैं 90 डेज का, अपने को 2% है वो अपने को कॉस्ट आएगा। तो मैं बोलूं इससे 2% ज्यादा प्रॉफिट ले ले अपन। तो यहां ऐड करेंगे, ऐड
क्रेडिट दैट इज 2%, और ये डायरेक्ट 2%, ये उसका नहीं। देखो कितना आता है बेटा, 60% माइनस 4.8 माइनस 8.4 प्लस 2, आई थिंक 48.8% का जीपी मार्जिन आ गया आपका। लेकिन एक बात बताओ, ये 48.8 का जीपी मार्जिन जो आया, हमेशा जीपी मार्जिन बोला होता तो हमेशा क्या माना जाता है, ये तो सेल्स पे है। तो अब आपको इसको कॉस्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा? कॉस्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आप कैसे करोगे? एक बात बताओ, सिंपल सी बात बोलूं, अगर तुम्हारा सेलिंग प्राइस या आर्म लेंथ प्राइस 100 है तो तुम्हारा जीपी मार्जिन कितना है? 48.8। तो तुम्हारा कॉस्ट कितना होगा? 51.2। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकालो, तो तुम्हारा 20 लाख जो है दैट इज डिवाइड बाय 51.2, तो मल्टीप्लाई बाय 48.8 के लिए कितना आया? दैट इज 19,06,250। ऐड करो, ये कितना आता है? 20 लाख प्लस 19 लाख 06,250, इट्स कम्स टू द 39,06,250। ये तुम्हारा आ गया आर्म लेंथ प्राइस यहां पे। और एक बात बताओ, आपने एक्चुअल ट्रांजैक्शन कितने पे किया था? मैं बोलूं, एक्चुअल ट्रांजैक्शन आपने 31 पे किया था। आपकी आर्म लेंथ प्राइस 39 लाख आ रही है। मैं बोलूं यहां पे बेटा हाईटेक का प्रॉफिट बढ़ाएंगे, और हाईटेक का प्रॉफिट देखो कितने से बढ़ाएंगे, तो यहां पे मैं लिखूंगा कि यहां पे प्रॉफिट ऑफ हाईटेक लिमिटेड इंक्रीज बाय, और कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा पता है? अपना ट्रांजैक्शन कितने पे हुआ था? ट्रांजैक्शन कितने पे हुआ था? 3120, तो 39,06,250 माइनस 3120, इट्स कम्स टू द 7,86,250। 7,86,250 है। इतने से आपको प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? ये पता चला ना 3120 कहां से आया था? दैट वॉज योर 2,400 मैन आवर्स, और आपने 1,300 रुपया लिया था शायद। ठीक है, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अच्छे से याद रखना है इसको। ठीक है, और आज के लिए इतना बहुत है, लेकिन आपको कंपाइलर से कुछ क्वेश्चन करने हैं। मैं पहले कंपाइलर से क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूं, उसके बाद आप पढ़ोगे। तो इधर देखो, आपका जो कंपाइलर दे रखा है, उस कंपाइलर में ट्रांसफर प्राइसिंग टॉपिक मैंने जो दे रखा है, टॉपिक नंबर 31,488, आपको क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क, आपका क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, मार्क है आईएमपी। क्वेश्चन नंबर 2 को ढंग से करना, आईएमपी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बाद तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क। सर नहीं है वो बता दो ना सीधा। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क, नहीं 4 में मत करना क्योंकि वो एक SEZ वाला पॉइंट है, वो अभी तक पढ़ाया नहीं है अपन ने, वो आगे आएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 4 चलो 4 तक करो बस। कॉस्ट प्लस मेथड। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क, 9 9 को भी इंपॉर्टेंट मार्क करना।
डन। चलो तो आप पहले ये लिख लो जहां पे अपन थे, इसको कॉपी मारो, इसको कॉपी मारो, और उसके बाद आप अपने घर पे जाओ, मैं मेरे घर पे, ठीक है। इसको कॉपी मारो और कॉपी मारने के बाद बेटा आप घर पे जाके पूरा रिवाइज करके आओगे, जो मैंने क्वेश्चन बोले वो करोगे, ठीक है। ट्राई करोगे करने का, हो सकता है पहली बार सही नहीं हो, बट सेकंड टाइम जब आप देखोगे तो आपसे सही हो जाएगा। और ढंग से पढ़ना, एक एक वर्ड पढ़ना, उसमें लिखा हुआ क्या है, आप उस एसेंस तक पहुंचना, ठीक है। चलो, थैंक्स अ लॉट पीपल।